नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। इस वीडियो में हम कोणीय संवेग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कोणीय संवेग होता क्या है, कोणीय संवेग से रिलेटेड जो सूत्र फॉर्मूले हैं उनको हम देखेंगे। उसके पश्चात हम कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है उनके उदाहरण देखेंगे। साथ में कोणीय संवेग पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो कोणीय संवेग पर आधारित है। हम कोणीय संवेग के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम की। विद्यार्थियों, हमने एक टॉपिक पढ़ा है बल आघूर्ण, टॉर्क। उस वीडियो को यदि आपने देख लिया है तो ये आसानी से इजी वे में समझ में आ जाएगा, सिमिलर तरीके से होने वाला है। विद्यार्थियों, उस वीडियो की जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोणीय संवेग की कि कोणीय संवेग होता क्या है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोणीय संवेग घूर्णन गति से संबंधित है कि पिंड कौन सी गति करना चाहिए, घूर्णन गति करना चाहिए। तो पिंड यदि किसी अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है तो रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसी को यहां कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। रेखीय संवेग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं, P वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर होता है। तो इस रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जो आघूर्ण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। देखिए, समझें इसे कि ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। प्रेक्षक यहां पर मौजूद है, प्रेक्षक मौजूद है, मूल बिंदु यही है। इट मीन्स सारी जो घटना है वो बिंदु O से देखी जा रही है। अब हमारे पास में कोई बिंदु है P और इस बिंदु P का जो संवेग है वो इस डायरेक्शन में है। देखो, संवेग को हम P वेक्टर से लिख रहे हैं। यहां पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है। मूल बिंदु से इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R वेक्टर। देखो, इन चीजों को समझें कि हमारे पास में जो पार्टिकल है उसका संवेग है P। इट मीन्स पार्टिकल का द्रव्यमान m तथा वेलोसिटी v है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से गति कर रहा है और घूर्णन अक्ष से देखिए उसका जो स्थिति सदिश है वो r वेक्टर है, किसी क्षण विशेष पर r वेक्टर है। ओके, अब देखिए जो कोणीय संवेग होता है वो किसके इक्वल होगा, कोणीय संवेग हम ज्ञात करेंगे। आप ये समझें कि जो स्थिति सदिश होता है उससे यदि किसी कोण के ऊपर, स्थिति सदिश से किसी कोण के ऊपर कण का संवेग होता है तो पिंड की, वस्तु की घूर्णन गति हो जाती है। कौन सी गति हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी, डेफिनेटली, पक्का। तो देखिए यहां पर कोणीय संवेग डेफिनेशन क्या है, यदि कोई वस्तु कोई वस्तु का चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, किसी वस्तु का रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष
आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। देखिए कोणीय संवेग को हम किससे पुट करते हैं? कोणीय संवेग को कैपिटल एल से लिखा जाएगा, एल वेक्टर, एल वेक्टर। अब देखिए ये जो कोणीय संवेग है वो किसके इक्वल होता है? कोणीय संवेग बराबर होगा कण का संवेग p और उसकी घूर्णनक से लंबवत दूरी, घूर्णनक से उसकी लंबवत दूरी। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, इसको हम यदि इस तरीके से पीछे बढ़ा दें और ये है घूर्णनक जो कि ऐसे है, तो इससे लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इससे हम इस पर लंब डाल देंगे। तो ये लंब डाल दिया हमने, ये 90 डिग्री। तो ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं नाम दे देता हूँ m, इसको नाम दे देते हैं हम n। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया? इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये इस डायरेक्शन से r और p के बीच का एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। तो कण का संवेग और घूर्णनक के रेस्पेक्ट जो संवेग होता है उसी को हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो संवेग इनटू में क्या है? घूर्णनक से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। देखें एल वेक्टर इक्वल टू, चले मैं एक बार इसको एल बराबर ही पुट कर दूं। तो यहां से घूर्णनक से जो लंबवत दूरी है वो है OM और संवेग है वो है P। संवेग तो क्या है? P और लंबवत दूरी है वो है OM। अब इस OM का मान यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसका कर्ण हो गया है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो गई है, तो लंब और कर्ण के मध्य हमें एक संबंध चाहिए, तो साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ से लंब हो गया हमारे पास में OM और कर्ण हो गया R। तो OM बराबर क्या आ गया? R साइन थीटा। तो L बराबर आ गया P R साइन थीटा, और इसको हम सदिश के रूप में लिखें तो L वेक्टर इक्वल टू आ जाता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये आ गया है हमारे पास में कोणीय संवेग का फॉर्मूला। हम RP साइन थीटा भी लेकर चलेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कोणीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसी को हम कोणीय संवेग कहते हैं। इट मीन्स रेखीय संवेग और घूर्णनक से उसकी सीधी या लंब दूरी को ही हम क्या कहेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे। L से इसको पुट किया जाता है, L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है। ओके, इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि P के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? MV रख सकते हैं। तो L वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। ओके, अब देखिए इसका जो मुख्य फॉर्मूला है वो यही है। अन्य रूप भी हम देखेंगे इसके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? देखो विद्यार्थी, ये सदिश राशि, ये तो कन्फर्म हो गया। ये एक अक्षीय सदिश राशि होती है। कैसी सदिश राशि है? अक्षीय सदिश राशि है। अक्षीय सदिश राशि है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हुए इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियां रखनी है। तो यहां पर R वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और P वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। तो मेरी अंगुलियां इस तरफ, अंगूठा किधर? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, और घूर्णनक के अनुदिश बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी इस सिचुएशन में।
आ गई क्या बात समझ में? इस स्थिति के अंदर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि दाहिने हाथ का प्रयोग करना है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियां रखनी है, तो जो अंगूठा है वो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि की दिशा को इंगित करता है, बताता है। तो ये एक अक्षीय सदिश राशि होती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखिए मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यहां से ही समझ लीजिए, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। यहां से इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये इसका मात्रक आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो देखो एक सेकंड से जब डिवाइड कर दे, गुणा कर दे, तो ये वाली जो राशि है वो तो जूल हो जाएगी। तो जूल इंटू सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। फिर मैं बात करता हूं इसकी वीमा की। तो देखिए वीमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T-1 इसकी वीमा हो जाएगी। तो विद्यार्थी यहां तक जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कोणीय संवेग के जो अन्य सूत्र हैं, अन्य रूप हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो कोणीय संवेग है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होगा, कार्तीय निर्देशांकों के पदों में उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए मैं एक बार यहां से इस तरफ का जो पार्ट है इसको हटा देता हूं। देखें विद्यार्थियों, कार्तीय निर्देशांकों के पदों में L को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कार्तीय निर्देशांकों के पदों में, निर्देशांकों के पदों में। तो यहां से L वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए L वेक्टर बराबर हमारे पास में है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ऐसे है। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, और दो सदिशों का जब सदिश गुणा करते हैं तो आपको मेथड हमने बता दिया है। और यहाँ पर भी समझ लीजिए, ये जो R वेक्टर है इसको हम फैक्टर के रूप में, कंपोनेंट के रूप में लिखें तो अक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, ये एकांक सदिशों के पदों में हमने पुट कर दिया है। तो आई केप का गुणांक यहाँ, जे केप का यहाँ और के केप का गुणांक यहाँ पुट कर देंगे। फिर देखिए पी वेक्टर पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के केफ, देन यहां से क्या आ जाएगा, ये पुट कर देंगे आई केप जे केप और के केप के गुणांक इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एल वेक्टर इक्वल टू एल एक्स आई केप प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के केप, मैंने एल को भी घटकों में पुट कर दिया। अब देखिए यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई केप इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे केप, इन दोनों को गुणा करेंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। फिर प्लस में हमें क्या मिल चुका है, के केप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहाँ तक यह आ गया है हमारे पास में कार्तीय निर्देशांकों के पदों में। हमने इनको घटकों में वियोजित कर लिया है, आर और पी को, और उस फॉर्म में हमने एल को लिख दिया है। यदि हम एल के घटकों की हम दोनों तरफ से तुलना कर दें, आई केप जे केप और के केप के गुणांक की तुलना कर दें, तो एल के तीनों घटक आ जाएंगे, एल एक्स एल वाई और एल जेड, तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए
बोर्ड पर फोकस करें। एल एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो एल एक्स बराबर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसी प्रकार से एल वाई बराबर जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल जेड बराबर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहाँ से आप ध्यान दें, हम इस पी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा पार्टिकल का, इन दोनों में हम इसको क्या लिख दें, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर पी एक्स बराबर एम वी एक्स, पी वाई बराबर एम वी वाई और पी जेड बराबर एम वी जेड पुट कर रहा हूँ। ये यदि पुट कर दें देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एम में यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई। इसी प्रकार से एम जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड बराबर एम एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ये हमें मिल चुका है। ओके, एल एक्स एल वाई और एल जेड तीनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। इस फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने आपको बता दिया है कोणीय संवेग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसे हम अन्य किस रूपों में लिख सकते हैं। तो उसमें देखिए कोणीय संवेग का अधिकतम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा, यहीं से देख लेते हैं। देखिए एल वेक्टर बराबर हम क्या जानते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो आर पी साइन थीटा और इसको हम एम वी आर साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों, ये भी लिखा जा सकता है। तो देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री। इसका मतलब है कि आर वेक्टर और पी वेक्टर एक ही दिशा में हो, तब यहाँ पर कोणीय संवेग नहीं होगा विद्यार्थियों, कोणीय संवेग नहीं होगा। और नहीं होगा देखो एल बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0। इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें, देन एल का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर थीटा बराबर हम 90 डिग्री पुट करें, 90 डिग्री, देन यहाँ पर फिर आर पी और इसे हम लिख सकते हैं एम वी आर, ये मैक्सिमम होगा और ये होता है मिनिमम। ओके, तो ये हमें एल के अलग अलग मान प्राप्त हो चुके हैं अलग अलग कोणों पर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि एल को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अन्य फॉर्मूले हमारे पास में अलग अलग सिचुएशन में प्राप्त होंगे, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। अब हम कोणीय संवेग को अलग अलग फॉर्म में पुट करेंगे। देखिए अलग अलग फॉर्मूले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसे हम एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी पुट कर सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा सर्कुलर मोशन की। यदि कोई पार्टिकल वर्ती पथ पर गति कर रहा है, वर्ती पथ पर घूर्णन गति कर रहा है, तब कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। वर्तीय गति में देखिए वर्तीय गति के अंदर क्या हो जाएगा, एल बराबर है एम वी आर साइन थीटा, और वर्तीय गति के अंदर v और r दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। मैंने यहाँ पर साइन 90 डिग्री पुट कर दिया है और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो L बराबर आ जाएगा एम वी आर। अब देखिए v बराबर हम क्या जानते हैं, ओमेगा आर जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। देन यहां से क्या आ जाएगा, एम ओमेगा आर इंटू आर। देन यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे, एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और
m इंटू आर स्क्वायर, ये होता जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। यदि कोई पार्टिकल स्मॉल m द्रव्यमान का घूर्णक से r दूरी पर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, देन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा? mr स्क्वायर होगा। तो L का हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया है, ये वर्ती गति के लिए है, L बराबर I ओमेगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा और अन्य फॉर्मूले देखें। देखिए हमारे पास में इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ t के रेस्पेक्ट, तो dl बाई dt, तो इस तरफ से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जड़त्व आघूर्ण कांस्टेंट रहेगा। देन यदि कोणीय वेग चेंज हो रहा है तो कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो कोणीय त्वरण कहलाती है, अल्फा से पुट करते हैं। तो dl बाई dt ये हमें मिल चुका है I इंटू अल्फा, जो कि टॉ के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल आघूर्ण के इक्वल होती है। dl बाई dt किसके तुल्य होगी? समझ लीजिए, dl बाई dt मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, और ये किसके इक्वल है? बल आघूर्ण के इक्वल है। तो किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस कण पर आरोपित बल आघूर्ण के इक्वल होती है विद्यार्थियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम नील्स बोर की परिकल्पना से L का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में अपनी परिकल्पना में ये बताया था, दूसरी परिकल्पना में बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की बात करें तो उसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो देखिए नील्स बोर की परिकल्पना से, नील्स बोर के परमाणु मॉडल से नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी जो द्वितीय परिकल्पना है, दूसरी परिकल्पना है, वो हमें क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर कहीं नहीं लगाते, केवल उन्हीं जगह पर चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। तो देखिए कोणीय संवेग L बराबर होता है mv/r और ये बराबर होगा nh/2π। जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, n का जो मान है वो 1 2 3 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, कक्षाओं के लिए अलग अलग, पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3। तो किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mv/r इक्वल टू nh/2π की इक्वल लिखा जा सकता है। और ये जो h होता है विद्यार्थियों, ये है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये है प्लांक नियतांक। ओके, अब मैं यहाँ पर जो कोणीय संवेग है उसी से ही रिलेटेड एक और राशि हमारे पास में होती है आवेग। तो यहाँ पर कोणीय आवेग होगा और कोणीय आवेग को हम जैसे पुट करते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि आवेग क्या होता है। जो हमने रेखीय गति में, स्थानांतरित गति में आवेग पढ़ा है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। आवेग जिसको हम इंपल्स कहते हैं, आई से हमने पुट किया था। किससे लिखा था? आई से लिखा था। तो जो आवेग होता है उसके हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे। एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से लिखा। इसको हमने डेल्टा पी भी लिखा, मतलब संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है, संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
आई बराबर हम इंटीग्रेशन एफ डी टी यहाँ पर T1 से लेकर T2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन एफ डी टी। इस तरीके से भी इसको हमने लिखा था। तो विद्यार्थियों, जिस तरीके से स्थानांतरित गति में आवेग और रेखीय संवेग के बीच में संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से ही कोणीय आवेग एंगुलर इंपल्स, इसको हम कैपिटल J से पुट करेंगे, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होगा। देखिए J बराबर, J वेक्टर बराबर पुट कर देता हूं मैं, टो एवरेज इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा L वेक्टर, J वेक्टर बराबर हम L2 माइनस L1 वेक्टर भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसे भी पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन टो एवरेज dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। तो वही है, सेम रिलेशन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण की। कोणीय संवेग संरक्षण जो नियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए, समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, अन्यथा जिंदगी है वो हमारे से हर समय जो हमने बर्बादी की है उसका हिसाब लेगी। कि हमने मोबाइल चलाया तो कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में हमें खुद को ही पछतावा होगा कि हमने उस टाइम पर बहुत समय बर्बाद कर दिया, इस चीज़ में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो जिंदगी हर अपनी घटना का हिसाब मांगेगी, तो इसलिए समय बर्बाद ना करें। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, एक एक चीज़ पर हमें फोकस करना है, हमें अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ये जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, इसी से ही हम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पुट करेंगे। अभी मैंने दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, वही दोनों फॉर्मूलों से ही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को समझेंगे, जानेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। देखिए, कोणीय संवेग के मैंने जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक फॉर्मूला बताया, L बराबर I इंटू ओमेगा। एक फॉर्मूला हमने आपको और बताया, टो बराबर dl बाई dt। उन्हीं दोनों फॉर्मूलों का ही प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण को समझने वाले हैं। जानने वाले हैं। चलिए, विद्यार्थियों, हमने क्या क्या पढ़ा है? L वेक्टर इक्वल टू L बराबर हमने I इंटू ओमेगा पढ़ा है, तथा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, टो बराबर dl बाई dt, dl बाई dt। देखिए, इनका मतलब क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण नियम हम इसी फॉर्मूले से देखने वाले हैं कि यदि टो जीरो हो, मतलब बाह्य बल आघूर्ण जीरो हो, तब कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। हमने रेखीय संवेग संरक्षण नियम पढ़ा है स्थानांतरित गति में। देखिए क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूं कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल काम नहीं कर रहा, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, और जब बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार सिमिलर तरीके से, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि बल के स्थान पर आ जाएगा बल आघूर्ण, कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। देखो, यदि टो बराबर जीरो, टो बराबर कितना आ गया? जीरो, तो dl वेक्टर बाई dt इक्वल टू
0 और इससे हमें क्या मिल रहा है, किसी भी राशि का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करें और वो 0 हो, इट मीन्स वो राशि कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर L है वो क्या है, कांस्टेंट है। L क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, हम इसको ऐसे भी पुट कर देंगे। कोणीय संवेग का मतलब आपके पास में एक से अधिक पार्टिकल होंगे तो अलग अलग कणों का कोणीय संवेगों का सदिश योग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, नियतांक होगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए जो कोणीय संवेग होता है वो I इंटू ओमेगा के बराबर होगा, I इंटू ओमेगा के इक्वल रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट है, इन सब की जो वैल्यू है वो I इंटू ओमेगा के इक्वल भी होगी। चलिए यहां पर समझें कि यदि टो बराबर 0 तो L बराबर I इंटू ओमेगा होता है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया। और जड़त्व आघूर्ण जब नियत रहता है, देखिए जब L का मान नियत रहेगा तो जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा के बीच में, L तो क्या है, कांस्टेंट, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है कि L कांस्टेंट तो I है वो ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जड़त्व आघूर्ण और जो कोणीय वेग है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। चलिए अब हमें इसे कोणीय संवेग पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो अलग अलग स्थितियों में उसका कोणीय वेग अलग अलग होता है। कैसे, समझें। मैं यहां पर जैसे पृथ्वी की ही बात करूं, ये पृथ्वी का जो पथ है वो इस तरीके से है, ये हमारे पास में है सूर्य, ये हमारे पास में क्या है, सूर्य। और ये पृथ्वी की मैंने दो स्थितियां दिखाई है आपको, एक तो पहली स्थिति A और दूसरी स्थिति A डैश। समझे, समझना है केवल कि यदि कोई ग्रह यहां पर पृथ्वी हो सकता है, ग्रह क्या हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकती है। कोई ग्रह सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो जब वो सूर्य के नजदीक होता है, सूर्य के क्या होता है, नजदीक, तो देखिए ये इस शख्स के रेस्पेक्ट जब चक्कर लगाता है, इस सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है, जब ये नजदीक होगा तो जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, देखो L बराबर तो क्या है, L बराबर I इंटू ओमेगा, और इनकी वैल्यू है वो है नियत। तो I क्या है, I होता है द्रव्यमान इंटू आर स्क्वायर। I बराबर क्या होता है, M इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से जब R की बात करूं मैं तो जो R है वो घट जाएगा, R क्या हो जाएगा, कम। तो जड़त्व आघूर्ण यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, तो कोणीय वेग इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका मतलब समझें कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य के नजदीक की स्थिति में जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। और जब ग्रह सूर्य से दूर जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण इंक्रीज हो जाएगा, कोणीय वेग घट जाएगा। ये जो पहला एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब इसी प्रकार से ही हम बाकी एग्जाम्पल भी यहां पर समझने वाले हैं। देखिए बाकी एग्जाम्पल कौन से हैं कि हमारे पास में एक घूर्णन गति करने वाली टेबल है या चेयर है, कहीं आपने देखी होगी घूमने वाली चेयर है या घूर्णन गति करने वाली कोई टेबल है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पर क्या एक व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों हाथों में द्रव्यमान ले रखा है। इसने क्या ले रखा है, ये यहां पर द्रव्यमान है। ओके, भारी पार्टिकल है, ये व्यक्ति खड़ा है और ये जो निकाय है वो घूर्णन गति कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा जब घूर्णन गति, ये जो द्रव्यमान है वो अपने हाथों को फैला लेता है और सिकोड़ लेता है, तो इन दोनों स्थितियों में अंतर आ जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो फैला कर रखता है, फिर उनको वो क्या कर लेता है, अपने शरीर से चिपका लेता है।
तो कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, इन राशियों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं। इसी प्रकार से जब सिकुड़े रहते हैं तो फैला देता है। तो एक चीज समझ में आ गई तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो घूर्णन गति हो रही है तो यहां पर जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा। कोणीय संवेग क्या रहेगा, तो ऐसे यदि वो फैला रहा है, सिकोड़ रहा है, तो संपूर्ण गति के दौरान कोणीय संवेग तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कोणीय संवेग के बारे में पूछा जाता है तो कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर। फिर बात आती है कि इन पर क्या फर्क पड़ेगा। वो मैं यहां पर ले रहा हूं कि ये पहला रखा था और फिर यहां पर क्या ले आता है, अपने शरीर के पास में ले आता है। ये बाद वाली स्थिति ये वाली है। तो जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि यहां से आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि द्रव्यमान तो उसके हाथों में ही है, लेकिन घूर्णन अक्ष से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, आर जब कम होता है तो आई डिक्रीज हो जाएगा और कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इसको क्लियर करें। घूर्णन गति कर रही टेबल पर खड़े व्यक्ति के हाथों में द्रव्यमान है और वो अपने हाथों को फैलाकर घूर्णन गति कर रहा है। जैसे ही वो हाथों को सिकोड़ता है तो जड़त्व आघूर्ण डिक्रीज, कोणीय वेग इंक्रीज हो जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से जब वो सिकुड़े हुए रखता है और फैलाता है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है, कोणीय वेग घटता है, घूर्णन गति कम हो जाएगी, पहले की तुलना में कम चक्कर लगाएगा। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। चाहे टेबल हो चाहे कुर्सी हो, उस स्थिति के अंदर इसी तरीके से आपको आंसर देना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और लेकर चल रहा हूं। जैसे सर्कस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलाबाजियां दिखाते हैं, आकाश में कलाबाजियां कूदते हैं, कलाबाजियां दिखाते हुए गिरते हैं। तो उनके अंदर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो घूर्णन गति क्रिएट करें, इसके लिए वो क्या कर लेता है, अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ पैरों को सिकोड़ लेगा जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, जैसे मेरी बात को समझे। एक तो वह है इस सिचुएशन में अपने हाथ पैरों को फैला कर घूर्णन गति कर रहा है, कूद रहा है कहीं से, और जैसे ही वो क्या कर लेता है, अपने हाथों को और पैरों को इस तरीके से सिकोड़ लेता है, मतलब घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। अब फैला रखा है तो द्रव्यमान वितरण बहुत ज़्यादा दूर होगा, घूर्णन अक्ष से ज़्यादा दूर होगा। जैसे ही वो सिकोड़ लेता है तो जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। सिकोड़ते ही जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, कम, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोणीय वेग बढ़ने से का मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा चक्कर लगा रहा है, ज़्यादा कलाबाजियां कर रहा है। तो सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है, कूदने के पश्चात अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है, जिससे उनका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा, ज़्यादा कलाबाजियां करेगा। ओके। इसी प्रकार से जो डाइविंग वाले होते हैं, पानी में कूद रहे हैं, आपने देखे होंगे ऐसे गेम में कि यहाँ पर पानी भरा होता है और ये एक यहाँ पर लकड़ी का फंटा लगा होता है, यहाँ से कोई व्यक्ति कूदता है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसके अंदर क्या लगाता है, छलांग लगाता है तो ये कलाबाजियां दिखाते हुए पानी में गिरेगा। तो ये एक्चुअल में करता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाबाजी दिखाए, इसके लिए अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेगा, जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ही जो क्लासिकल डांस होता है, जो दक्षिण भारत में मोस्टली किया जाता है, उस क्लासिकल डांस में भी जो बार बार घूमने की प्रवृत्ति है, राजस्थान में भी जो घूमर डांस है उसमें घूमने की जो प्रवृत्ति है कि ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जड़त्व आघूर्ण घटाना है, जिससे कोणीय वेग बढ़ जाता है। तो जो डांस क्लासिकल डांस होता है उसमें घूमने का विशेष रूप से रोल होता है, तो उस डांस में भी कोणीय संवेग नियत रहता है, आई इंटू ओमेगा का मान कांस्टेंट रहता है। ओके। उसके पश्चात हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने ही। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि
ऐसे पृथ्वी की ही मैं बात करूं, पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो इसका जो कोणीय संवेग है वो तो क्या रहता है, नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। और हम ये जानते हैं कि ये अपना पूरा एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है। इसका जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस पृथ्वी को गोला माने और गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² और ओमेगा को हम 2π/T, और ये वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यकायक इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए। इसकी त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। इसकी त्रिज्या क्या कर दी जाए, द्रव्यमान तो उतना ही रखते हैं, और यदि मान लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो घूर्णन काल क्या होगा, घूर्णन काल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कई बार कह देते हैं कि द्रव्यमान आधा हो जाए, द्रव्यमान दुगुना हो जाए, तो हमें यह पूछा जाता है कि आवर्तकाल इस टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहां से आप ध्यान दें, mr² T है वो कांस्टेंट रहेगा। mr² T है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस द्रव्यमान को नियत रखते हुए r में परिवर्तन करते हैं तो r² T कांस्टेंट रहेगा, और जब r को नियत रखते हुए m में परिवर्तन कर देते हैं तो m/T कांस्टेंट रहेगा। जो भी आपको सिचुएशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्थिति यहां पर ले लेता हूं, देखो द्रव्यमान को जब m नियत हो, m क्या हो, नियत हो, तब की स्थिति में क्या आएगा, r² है वो कांस्टेंट रहेगा। r² क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जैसे मान लीजिए कि हमें ये कहा गया कि नई जो त्रिज्या है, द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो क्या होगा, यहां से r² T ये बराबर हो जाएगा r² तो हमें चाहिए नया आवर्तकाल। T बराबर क्या आ जाएगा, r² r² T। तो यहां से r² 4 आ जाएगा, क्योंकि r का मान r/2 तो r² 4 r², और T का जो मान है वो 24 घंटे, तो r² से r² कैंसिल हो गया, 24/4 6 घंटे का रह जाएगा। कितने घंटे का रह जाएगा, एक जो दिन है उसका समय 6 घंटा ही रह जाएगा। एक दिन का समय कितना घंटा रह जाएगा, 6 घंटे का हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि घनत्व नियत रखते हुए, घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है, घनत्व नियत बना रहता है, फिर त्रिज्या आधी कर रहे हैं। तो घनत्व जब नियत रखते हुए आधी करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देख लीजिए। उस कंडीशन में द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा, द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर तो क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व है, आयतन इंटू घनत्व। घनत्व को नियत रख रहे हैं, आयतन गोला है तो 4/3 πr³। उस कंडीशन में r⁵5/T जब रो नियत रहता है, जब रो क्या रहता है, नियत रहता है, तो r⁵5/T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो मेरी बात को सुन लीजिए कि पृथ्वी का घनत्व जितना है उतना ही रखते हुए यदि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये तो कुछ एग्जाम्पल कोणीय संवेग संरक्षण के। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उनको हम एक एक करके सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, कैपिटल M द्रव्यमान एवं स्मॉल r त्रिज्या की पतली वृत्ताकार वलय अपनी अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। स्मॉल m द्रव्यमान के 4 कण वलय के 2 लंबवत व्यासों के विपरीत बिंदुओं पर धीरे से रख दिए जाते हैं, तो वलय का कोणीय वेग क्या होगा, नया कोणीय वेग पूछा है। देखिए समझ लीजिए, एक वलय है और वलय इस सिचुएशन के अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, तो I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2 के।
जड़त्व आघूर्ण वलय का तो कितना हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। कोणीय वेग उसका प्रथम स्थिति में है ओमेगा, दूसरी स्थिति के अंदर जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान है m प्लस, अब देखें स्मॉल m द्रव्यमान के 4 कण रख रहे हैं तो 4m, हालांकि दूरी अब भी वही रह रही है, हमें ओमेगा 2 ही ज्ञात करना है। तो यहां से ओमेगा 2 बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैपिटल M बट्टे में कैपिटल M प्लस 4m इंटू ओमेगा। तो ये आएगा नया कोणीय वेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 44 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो कोणीय वेग क्या होगा। कोणीय वेग, नया कोणीय वेग हमें पूछा है। यहां पर भी जड़त्व आघूर्ण है, देखिए कण का जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, हमें ओमेगा 2 पूछा है। I बराबर क्या हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा 1, ये R1 कर देता हूं, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, m R2 स्क्वायर ओमेगा 2, m का मान तो m ही है, या 2 किलोग्राम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 R1 का मान कितना है 0.8, तो 0.8 का यहां पर क्या होगा स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 इंटू 0.8, ओमेगा का मान है 44 बराबर m का मान फिर से 2, r का मान हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 ही हमें ज्ञात करना है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 44 को हम 0.8 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर कर लीजिए इसको। यहां पर ऐसे आएगा ओमेगा 2 बराबर 44 गुणा 0.8 गुणा 0.8। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि एक कण कोणीय संवेग L से एक समानुवर्ती गति कर रहा है। कण का कोणीय संवेग L है। यदि कण की आवर्ती दुगुनी एवं गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया जो कोणीय संवेग है वो क्या होगा। देखिए हम गतिज ऊर्जा के पदों में घूर्णन गतिज ऊर्जा के आर बराबर होती है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए आवर्ती यहां पर दुगुनी कर रहे हैं तो इस ओमेगा को हम आवर्ती के पदों में लिख देते हैं 2πn का स्क्वायर, 2πn का स्क्वायर। हालांकि हमें कोणीय संवेग के पदों में चाहिए तो इसको मैं पहले कोणीय संवेग के पदों में कन्वर्ट कर लेता हूं, L स्क्वायर अपॉन में 2I, L स्क्वायर अपॉन में 2I। यहां से भी आवर्ती की टर्म्स नहीं आई है, जड़त्व आघूर्ण की टर्म्स आई है। चलिए ऐसे लिखते हैं हम 1/2 I इंटू ओमेगा, L I इंटू ओमेगा और I इंटू ओमेगा क्या हो गया L हो गया, तो 1/2 L ओमेगा हो गया। ओके, ये सही है। तो KR बराबर क्या आ गया 1/2 L 2πn। हमें क्या करना है, कोणीय संवेग तो ज्ञात करना है, नया कोणीय संवेग ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा और n में परिवर्तन कर रहे हैं। तो प्रारंभिक KR1 बट्टे में KR2 बराबर क्या आ जाएगा L1 N1 बट्टे में L2 N2 आ गया। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या कर रहे हैं, पहले वाली गतिज ऊर्जा की आधी कर रहे हैं, तो KR1 बट्टे में 2, KR2 का मान क्या है KR1 बट्टे में 2। कोणीय संवेग क्या कर रहे हैं, कोणीय संवेग तो हमें पूछा है, कोणीय संवेग हमें पूछा है L1 का मान L, L2 का मान हमें ज्ञात करना है, N1 का मान है N1, आवर्ती आपने दुगुनी कर दी 2N1,
अब देखो तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर गया, 2 कहाँ चला गया, ऊपर गया, और इधर गुणा करेंगे तो L बट्टे में ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, N1 से N1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में। जो कोणीय संवेग है वो प्रारंभिक कोणीय संवेग का चौथा हिस्सा रह जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी को कैपिटल R त्रिज्या तथा कैपिटल M द्रव्यमान का एक गोला माना जाए तो इसकी घूर्णन अक्ष के परितः समयांतराल कैपिटल T के पदों में कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखिए कोणीय संवेग को हम I इंटू ओमेगा पुट कर सकते हैं और पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण M इंटू आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, और ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन में कैपिटल T, अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था तो उस दौरान मैंने आपको ये बताया था। देन यहां से कितना आ जाएगा, 4/5 पाई एम आर स्क्वायर बट्टे में T आ जाएगा। ओके, देखिए विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि जो ग्रहों की गति है वो किन पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम वहां पर लागू होता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। एक क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे पास में एक टेबल है, वो इस तरीके से किसी अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, और यहां पर एक श्यान द्रव डाला जा रहा है। ये कैसा द्रव है, श्यान मतलब द्रव है, और इनके बीच में कोई बल काम नहीं करा। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, सुना देता हूं कि एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने अक्ष से गुजरने वाली, सुनना कि एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म है और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट ये एक समान वेग से घूर्णन गति कर रहा है। किसी समय इसके केंद्र पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक श्यान द्रव गिराया जाता है। केंद्र पर यहां पर हमने क्या गिरा दिया, स्मॉल m द्रव्यमान का एक श्यान द्रव गिरा दिया है, जो कि फैलने के लिए स्वतंत्र है तथा अंत में ये नीचे भी गिर जाता है। अंत में ये कहाँ हो जाता है, फैलने के लिए स्वतंत्र है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इसके ऊपर बाहर की ओर बल लगेगा, तत्पश्चात ये इससे नीचे गिर जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर पूछा है कि इस समयांतराल में कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर श्यान द्रव गिरेगा तो देखो यहाँ पर क्या होना है, श्यान द्रव गिरेगा तो क्या होना है, कोणीय संवेग तो नियत रहना है। कोणीय संवेग तो क्या रहेगा, नियत। कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत। जैसे ये गिरेगा तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान नहीं आ गया तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जड़त्व आघूर्ण m इंटू आर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये जड़त्व आघूर्ण जब इंक्रीज होगा तो कोणीय वेग घटेगा, प्रारंभ में कोणीय वेग घटेगा, और जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रारंभ में कोणीय वेग घटेगा, फिर कोणीय वेग धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में बढ़ जाएगा। मतलब इस समय के दौरान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे कोणीय वेग बढ़ता चला जाएगा। विद्यार्थियों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कोणीय संवेग से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखे। कोणीय संवेग होता क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, साथ में उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे, समझे, जाने। विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। जल्दी ही हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें दृढ़ पिंडों की संतुलन की स्थिति के बारे में बात करेंगे, हम आघूर्णों के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।